प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, मैं रीतिकाल को पढ़ाता आ रहा हूँ और रीतिकाल को मैंने ये भी बताया है कि रीतिकाल के जो कवि हुए हैं वो उनको कितने भागों में विभाजित किया था और रीतिकाल की विशेषताओं के विषय में भी मैंने बता दिया है। अब मैं बताऊंगा रीति मुक्त काव्य धारा क्या होती है, उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से आपको मैंने समझा दिया था, ध्यान आ जाएगा। नंबर 1 रीतिबद्ध कवि, नंबर 2 रीति सिद्ध कवि और नंबर 3 रीति मुक्त कवि। इन 3 कवियों को 3 भागों में विभाजित किया था, रीतिकाल के कवियों को। तो देखो, जो रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, इसके बारे में मैंने समझाया था। ये इस प्रकार की रचनाएं करते हैं जो रीति के बंधनों में बंध करके जिन रचनाओं को निर्माण करते हैं, तो समझो वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, जिसमें काव्य लक्षण दिखाए गए हैं। और रीति सिद्ध कवि कहते हैं कि ये वे कवि हैं जो रीति के बंधनों में नहीं बनते हैं, रीति के बंधनों में बंध करके उसकी रचना नहीं करते हैं। वैसे इनको रीति के सारे लक्षणों, उदाहरणों का इनको ज्ञान होता है, रीति की भली भांति इनको जानकारी होती है, पर ये रीति के बंधनों में बंध करके रचना नहीं करते हैं। ये ऐसे होते हैं रीति सिद्ध कवि। अब रीति मुक्त कवि वे होते हैं जो रीति के बंधनों में बंध करके रचना नहीं करते हैं। वे अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना करते हैं। अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना करते हैं, वे होते हैं रीति मुक्त कवि। तो अब हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं? रीति मुक्त काव्य धारा। तो सुनो, रीति मुक्त काव्य धारा क्या होती है, तो हम विस्तार से समझाएंगे। तो देखो, रीति का जो बंधन होता है, रीति के बंधन को स्वीकार ना करने वाले रीतिकालीन कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। आपको यह तो पता ही है। जो रीति के बंधनों को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे कवियों को क्या कहा जाता है? रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अब उन्होंने रीति की रीति की जो बंदी बंधाई पद्धति है, उस पद्धति पर काव्यांग निरूपण, लक्षण ग्रंथ लिखने में, काव्यांग निरूपण जो लक्षण ग्रंथ है, उनको लिखने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, अपितु हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य को अपना विषय बनाया। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य का विषय बनाया। उन्होंने स्वतंत्र होकर के काव्य रचना की है। हृदय से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द उन्होंने लिखे हैं। कोई बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है, उनको काव्य के लक्षणों में बंधने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो हृदय से जो शब्द निकले वो लिख डाले। ये ऐसे होते हैं रीति मुक्त कवि। और देखो, स्वच्छंद प्रेम को अपनी काव्य वस्तु बनाने वाले इन कवियों में जो प्रमुख हैं वे कौन कौन से? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये कवि हैं। ये ऐसे रीति मुक्त कवि हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। देखो कौन कौन से? घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। वैसे तो और भी कवि हैं, पर ये मुख्य रूप से ये 4 कवि ऐसे हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने अपनी हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर ही काव्य रचना की है।
इनके नाम आपने सुने होंगे, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो देखो रीति मुक्त कवि हैं, उनको भी कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि होते हैं, रीति मुक्त प्रबंधकार होते हैं, रीति मुक्त सूक्तिकार होते हैं और रीति मुक्त पद्यकार होते हैं। तो देखो रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि, पहला कौन सा हुआ? रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि। दूसरा हुआ रीति मुक्त प्रबंधकार, रीति मुक्त प्रबंधकार। और तीसरा हुआ रीति मुक्त सूक्तिकार। और चौथा हुआ रीति मुक्त पद्यकार। ये 4 प्रकार के माने गए हैं मुख्य रूप से, रीति मुक्त स्वच्छतावादी कवि, रीति मुक्त प्रबंधकार, रीति मुक्त सूक्तिकार और रीति मुक्त पद्यकार। ये कितने प्रकार कवि माने? 4 प्रकार के कवि माने गए हैं। तो देखो अब जो प्रथम प्रकार के कवि कैसे होते हैं, रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो जो प्रथम वर्ग के जो कवि हैं, कौन से? रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि। तो ये वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगारी काव्य की रचना की है। कैसे काव्य की? श्रृंगारी काव्य की रचना की है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि घनानंद कहलाते हैं। इस वर्ग के जो प्रतिनिधि कवि हैं वे कौन से कहलाते हैं? घनानंद। अब द्वितीय प्रकार के कौन है? रीति मुक्त प्रबंधकार। द्वितीय प्रकार के जो कवि हैं वे रीति मुक्त प्रबंधकार हैं। ये प्रबंधकार ये ऐसे कवि हैं, द्वितीय वर्ग के प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि हैं कि इस वर्ग के प्रमुख कवि जो प्रबंध काव्य लिखते हैं, प्रबंध काव्य लिखते हैं ये, इनमें कौन कौन से कवि आते हैं? देखो जैसे लाल कवि, लाल कवि भी हुए थे जिन्होंने लिखी थी छत्र प्रकाश। सूदन कवि हुए थे जिन्होंने लिखी थी सुजान चरित। और सबल सिंह हुए थे, सबल सिंह चौहान, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। वो महाभारत नहीं, अलग से एक महाभारत और लिखी थी। तो इस प्रकार ये कवि द्वितीय वर्ग के कवि कहलाते हैं। ये रीति मुक्त प्रबंधकार कवि कहलाते हैं। अब देखो जो तीसरे वर्ग में कवि आते हैं, तीसरे वर्ग के कवि रीति मुक्त सूक्तिकार कहलाते हैं। जो तीसरे वर्ग में जो कवि आते हैं, तीसरे वर्ग में नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करने वाले कवि होते हैं। जो नीति संबंधी जो सूक्ति होती हैं उनकी रचना करते हैं ये जो सूक्तिकार कवि है ना, ये नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करते हैं। इनमें कौन कौन से कवि आते हैं? इनमें ब्रंद, गिरधरदास, घाघ, बेताल जैसे कवि आते हैं। ब्रंद हैं, गिरधरदास, घाघ, बेताल ऐसे कवि आते हैं इसके अंदर, तीसरे प्रकार के। और दूसरे प्रकार के मैंने बता ही दिया था, लाल कवि, सूदन, सबल सिंह। दूसरे में लाल कवि, सूदन, सबल सिंह। लाल कवि हैं सूदन, सबल सिंह, ये कवि आगे। ये कवि दूसरे प्रकार के में आगे कवि लाल, सूदन और सबल सिंह। कवि लाल ने तो आपको पता ही है छत्र प्रकाश लिखी थी, सूदन ने सुजान चरित और सबल सिंह ने क्या लिखा था? सबल सिंह चौहान ने लिखी थी महाभारत। और तीसरे वर्ग में ये कवि आते हैं ब्रंद, गिरधरदास, घाघ, बेताल। कौन कौन से? ब्रंद हैं, गिरधरदास, घाघ, बेताल ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने शायद नहीं पढ़े हों। घाघ कवि भी हुए हैं, ब्रंद, गिरधरदास, बेताल ये रीति मुक्त सूक्तिकार कवि कहलाते हैं।
अब देखो, इनमें ब्रंद तो ऐसे कवि थे जिन्होंने अच्छी कविताएं भी लिखी थी। देखो, ब्रंद ने दोहे लिखे थे, उनमें लिखा थे कि भले बुरे सब एक सम जो लो बोले नाई। भले बुरे सब एक सम जो ले बोलो नाही, जो ले बोलत नाही। और जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। देखो, लिख के बता देता हूं। भले बुरे सब एक सम जो ले बोलत नाही। भले बुरे सब एक संग, भले बुरे सब एक सम जोले बोलत नाही। जान परत है काग पिक, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। जानी परत है काग पिक, जानी परत है काग पिक ऋतु बसंत की माही। ये ब्रंद कवि ने लिखी थी ये पंक्तियां। भले बुरे सब एक सम जो ले बोलत नाई, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत की। उन्होंने कहा था कि भले बुरे सब मनुष्य एक समान दिखाई देते हैं, कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि कौन भला और कौन बुरा है, पर उनके बोलने से ही मालूम होती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जैसे बसंत ऋतु के समय कौवा और कोयल दोनों बोलते हैं, तो कोयल का भी पता पड़ जाता है और कौवा का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए बोलने से ही उनका पता पड़ता है। तो ऐसे ये ब्रंद कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी थी। तो अब हम चौथे प्रकार के कवि लेते हैं, कौन से? रीति मुक्त पद्यकार। रीति मुक्त पद्यकार कवि हुए हैं। रीति मुक्त धारा के वे कवि जो ब्रह्म ज्ञान एवं वैराग्य की बातों को पद्य में कह देते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान, निराकार ब्रह्म और वैराग्य ऐसी बातों को वे अपनी पंक्तियों के माध्यम से कह देते हैं, पद्य में कह देते हैं, कविता के माध्यम से बता देते हैं, दोहों के माध्यम से बता देते हैं ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा। निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, इसको किस में बताते हैं वे? वो कविता के माध्यम से बता देते हैं, पद्य के माध्यम से बता दें। शुक्ल जी के अनुसार उन्हें रीति मुक्त पद्यकार कहना बहुत ही उचित माना गया है। शुक्ल जी ने तो उन्हें रीति मुक्त पद्यकार कहना बहुत उचित माना है। कारण ये कि उनकी कविता में एक रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की वह क्षमता ही नहीं है जो सरस कवियों में होती है। जो सरस कवियों में होती है ना, वो क्षमता नहीं है उनमें रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की। तो देखो, रीति मुक्त कवियों में स्वच्छंदतावादी कवियों का काव्य ही विशेष उल्लेखनीय होता है। जो स्वच्छंदतावादी काव्य होते हैं ना, वो ही कवि होते हैं, वो ही श्रेष्ठ माने गए लिखने में। स्वच्छंदतावादी कवि श्रेष्ठ माने गए क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर ही काव्य रचना करते हैं, तो उन्हें रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कहा जाता है। इन श्रृंगारी कवियों में भी प्रमुख हैं घनानंद, जिनके कुछ घनानंद थे, उनके अन्य नाम भी है घनानंद के। घनानंद को तो घन आनंद, आनंद घन, कुछ भी कह सकते हैं। घन आनंद कह लेते हैं, घन आनंद घन कह लेते हैं, ये नाम है उनके। तो घनानंद के लिखे अन्य ग्रंथ हैं, कौन कौन से? जैसे सुजान सागर, ब्रह लीला, रस केली वल्ली, लोकसार, कृपा कांड, ये किसके? घनानंद के लिखे ग्रंथ हैं। देखो, इनको मिटा देता हूं एक बार में।
घनानंद के ग्रंथ ये घनानंद ने जो रचना लिखी थी वो कौन कौन सी थी? सुजान सागर, बृहलीला, सुजान सागर, बृहलीला, रसकेली वल्ली, रसकेली वल्ली, सुजान सागर है, बृहलीला है, रसकेली वल्ली है, और जैसे कि लोकसार भी है, कृपा कांड भी है, लोकसार है, कृपा कांड है, और भी काफ़ी कृतियां हैं इनकी। तो देखो ये घनानंद की कृतियां हैं, सुजान सागर, बृहलीला, रसकेली वल्ली, लोकसार, कृपा कांड आदि। ये किसकी हैं? ये घनानंद की कृतियां हैं। और घनानंद ने फुटकल काव्य भी काफ़ी लिखे हैं। उन फुटकल काव्यों में लगभग 400 सवैया और कवित्त लिखे थे। उन फुटकल काव्यों में 400 कवित्त और सवैया लिखे थे घनानंद जी ने। घनानंद द्वारा रचित जो कृष्ण भक्ति संबंधी एक ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है। घनानंद ने एक ग्रंथ लिखा था और वो कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, और वो कहाँ पर है? एक छतरपुर का राज पुस्तकालय है। देखो बच्चों, घनानंद ने एक कृष्ण भक्ति काव्य लिखा था, और वो कृष्ण भक्ति काव्य है ना, ग्रंथ है उनका, वो आज भी छतरपुर का जो राज पुस्तकालय है वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है, लाइब्रेरी में। छतरपुर की लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है घनानंद का, घनानंद द्वारा रचित, जिसको कहते पांडुलिपि। तो देखो अब ऐसे ही आलम थे, आलम रीति मुक्त काव्यधारा के ये दूसरे प्रसिद्ध कवि हुए थे। ये औरंगजेब के जो पुत्र थे मुअज्जम, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? मुअज्जम। और मुअज्जम के ये आश्रित कवि थे, मुअज्जम के दरबार में रहते थे। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहते थे। कौन? कवि आलम। इन्होंने मुक्तक शैली में आलम केली नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? आलम केली। तो आलम ग्रंथ का नाम कौन सा? आलम केली। इसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो इन्होंने आलम केली ग्रंथ की रचना की थी। ये किसके दरबार में रहते थे? ये मुअज्जम के दरबार में रहते थे। मुअज्जम कौन था? मुअज्जम था औरंगजेब का पुत्र। इतिहास में जो औरंगजेब है मुगल काल का, उसके पुत्र थे मुअज्जम। उसके दरबार में ये दरबारी मतलब कवि थे। अब ऐसे ही बोधा कवि हुए, कवि बोधा। तो बोधा ने कृति लिखी थी, एक तो लिखी थी बृहवारिस, दूसरी लिखी थी इश्कनामा। इसकी बहुत ही फेमस कृतियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं बोधा की, बृहवारिस और इश्कनामा। देखो इसकी कृति बृहवारिस और इश्कनामा। इसकी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं ये। कौन की? बोधा की, बृहवारिस और इश्कनामा। तो ये दो रचना लिखी इन्होंने। तो पहली तो क्या है कि माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित है। माधवानल कामकंदला की एक प्रेम कथा है, उस पर आधारित कृति है ये। कौन सी? बृहवारिस। और जो इश्कनामा है, इश्कनामा इसकी दूसरी रचना है, जो प्रेम पर लिखे गए मुक्तक छंदों का एक संग्रह है। प्रेम जो इश्कनामा है वो तो मुक्तक छंदों का संग्रह है, और बृहवारिस है वो माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित है। समझ गया? तो देखो उसी प्रकार बोधा के बाद में ठाकुर हुए थे। तो ठाकुर नाम के 3 कवि हुए थे। 3 कवियों का उल्लेख है हिंदी साहित्य में। तो शुक्ल जी ने 3 कवियों का उल्लेख किया। तो इनमें से जो तीसरे ठाकुर थे बुंदेलखंडी ठाकुर,
ये बुंदेलखंडी ठाकुर थे जो जाति से कायस्थ थे। जाति से कौन से थे? कायस्थ। कायस्थ जाति के थे ये बुंदेलखंडी ठाकुर थे। तो यही रीति मुक्त धारा के कवि कहलाते हैं जो कायस्थ ठाकुर थे बुंदेलखंडी। तो यही रीति मुक्त धारा के कवि कहलाते हैं। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? एक तो है ठाकुर ठसक और दूसरा ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो इनके काव्य में बुंदेलखंड में प्रचलित कहावतों एवं मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इनका जो काव्य है, इन काव्यों में कहावतों का और मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है इनके काव्य में। कौन कौन से काव्य थे इनके? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये इनके 2 काव्य थे। कौन कौन से? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये 2 काव्य थे इनके। और ये बुंदेलखंड के यही रीति काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। ये कायस्थ जाति के थे। तो बच्चों, ये मैंने रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में आपको अच्छी तरह समझा दिया है। आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।